Assalamu alaikum dear student. Today we discuss about physics 9th chapter 2 exercise problem. So let's start. हमारे पास जो आपके यूनिट की एक्सरसाइज में बी पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सवाल क्या है, पहला डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, हमने यूनिट से भी पढ़ी है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली। ऐसी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको हम कम्प्लीटली जो है ना मैग्नीट्यूड के ज़रिए एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे हमारे पास लेंथ है, लेंथ के लिए कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है। मैथ की भी कोई डायरेक्शन नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, जैसे 5 kg। या टाइम की भी, वर्क की भी, ऑल ऑफ दीज आर द क्वांटिटीज हैविंग नो डायरेक्शन। सो नेक्स्ट हमारे पास है जी वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ which need magnitude as well as direction to completely describe them। वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको completely describe करने के लिए, जिनको मुकम्मल तौर पर completely describe करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसा कि हमारे पास बच्चों वेट है, तो वेट में हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है, जैसे 5 न्यूटन, 6 न्यूटन। तो देखिएगा इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है, तो डाउनवर्ड या अपवर्ड जो भी कोई डायरेक्शन होगी इसमें। फोर्स का भी हमारे पास, फोर्स की मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, वेलोसिटी है। ऑल ऑफ दीज क्वांटिटीज़ हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 2.2 गिव 5 एग्जांपल फॉर स्केलर एंड 5 एग्जांपल फॉर वेक्टर क्वांटिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्केलर की एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हमारे पास लेंथ, मैस, टाइम, वॉल्यूम, स्पीड, वर्क डन, और ये तमाम किसके एग्जांपल है, स्केलर की। इसी तरह वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, वेट, फोर्स, वेलोसिटी, टॉर्क, ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो कि वेक्टर हैं, जिनकी डायरेक्शन होती है। तो हमने 5 एग्जांपल देनी थी, बहुत सिंपल सवाल था। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 2.3। सवाल की स्टेटमेंट क्या है जी, स्टेट हेड टू टेल रूल। हमने इसमें हेड टू टेल रूल की क्या लिखनी है, स्टेटमेंट लिखनी है फॉर द एडिशन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर की एडिशन के लिए। तो हेड टू टेल रूल की स्टेटमेंट हम दो तरह से लिख सकते हैं। नंबर 1 मैंने पहले स्टेटमेंट लिखी है जो कि बहुत सिंपल है, व्हेन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ए मीट विद द या कोइंसाइड विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर बी, सच अ रूल इज कॉल्ड द हेड टू टेल रूल। देखिएगा अगर हमारे पास पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ जुड़ जाए तो ऐसे रूल को हम क्या कहते हैं, हेड टू टेल रूल कहते हैं। दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए, ये देखेंगे ये इस वेक्टर ए की टेल है और जहाँ पर एरो का निशान है ये इसका हेड है। इस ए वेक्टर को मैं इस बी वेक्टर के साथ जोड़ना चाहता हूँ। लेट्स सपोज बी वेक्टर यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो कैसे इनको जोड़ेंगे, इस वेक्टर बी को मैं इनको ऐड कर दूंगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे बी आ गया, और ये जो मिल रहा है ये रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि किसके इक्वल है, इन दोनों वेक्टर को जो जमा करने के नतीजे में हमें हासिल हुआ है उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। और ये देखिएगा पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल, इन दोनों को जोड़ दिया, ऐसा रूल क्या कहलाता है, हेड टू टेल रूल कहलाता है। तो बहुत सिंपल है इसकी स्टेटमेंट, व्हेन हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर के हेड विद डिटेल ऑफ द सेकंड वेक्टर की टेल जोड़गी, तो ऐसा रूल को क्या कहते हैं, हेड टू टेल रूल कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा इसको अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी हमारे पास है हेड टू टेल रूल की, तो वो डेफिनेशन भी हम साथ ही पढ़ते हैं। ड्रा ए रिप्रेजेंटेटिव लाइन फॉर ए गिवन वेक्टर, हमने उस वेक्टर जिन दो वेक्टर को हम ऐड करना चाहते हैं उनकी लाइन ड्रा करें। सच अ वे दैट, उनको लाइनों को इस तरह ड्रा करना है कि हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, कि पहले वेक्टर का हेड हो दूसरे वेक्टर की टेल हो, हमने रिप्रेजेंटेटिव लाइन इस तरह ड्रा करनी है, तो ऐसा रूल क्या बन जाएगा, हेड टू टेल रूल बन जाएगा। और सिमिलरली हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, ये देखिएगा ये सेकंड वेक्टर का हेड है, वो जो रिजल्टेंट आ रहा होगा, जो थर्ड वेक्टर बन रहा होगा, उसकी टेल के साथ जो सेकंड वेक्टर बी होगा उसकी हेड को अगर हम जोड़ देंगे तो ये एक हेड टू टेल रूल की अनदर डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 2.4 व्हाट आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है और स्पीड टाइम ग्राफ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज द डिस्टेंस वेरी विद टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये शो करता है कि टाइम डिस्टेंस जो है वो टाइम के लिहाज से क्या करता रहता है, चेंज होता रहता है। या इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो ग्रेडियंट बनता है, जो स्लोप बनता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट को। इसको हमने यूनिट में ही एक्सप्लेन किया हुआ है, बाकी बहुत सिंपल, यहाँ हमने सिर्फ शॉर्ट में इसको लिखना है। स्पीड टाइम ग्राफ क्या शो करता है, स्पीड टाइम ग्राफ शो करता है कि स्पीड वेरी विद द टाइम, ये ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है ना वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या करती है, चेंज होती रहती है। और इसमें जो ग्रेडियंट है वो शो करता है एक्सेलरेशन का, और जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, या उस वो बॉडी जितना ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो उस एरिया के, उस ग्राफ के एरिया के नीचे होगा। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2.5 फॉलोइंग ऑब्जेक्ट नियर टू द अर्थ हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वो ऑब्जेक्ट जो ज़मीन के करीब
करीब की तरफ से गिर रहे हैं या ज़मीन के बहुत ज़्यादा करीब हैं, उनका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। डज दिस इम्प्लाई दैट हैवियर ऑब्जेक्ट विल फॉल फास्टर देन द लाइटर ऑब्जेक्ट? क्या इसका यही मतलब है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो जल्दी गिरता है एक लाइटर ऑब्जेक्ट से, एक हल्के ऑब्जेक्ट से? तो इसका जवाब नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हैवियर ऑब्जेक्ट जल्दी गिरे और लाइटर ऑब्जेक्ट बाद में गिरे। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो क्या है, सेम है। अर्थ के करीब करीब तमाम ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू सेम है। कंडीशन ये है कि हम इग्नोर कर दें एयर रेजिस्टेंस को, तो लिहाजा जो दोनों ऑब्जेक्ट होंगे वो सेम ही रेट पे फॉल करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट है वो पहले फॉल करे और जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो बाद में। सो ये इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 2.6 वेक्टर क्वांटिटीज़ आर समटाइम्स रिटन इन स्केलर नोटेशन। वो कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए हम एरो का निशान नहीं लगाते, ये उनको ऐसे लिख देते हैं कि जैसे ये स्केलर क्वांटिटी को हम लिखते हैं। तो हाउ इज़ डायरेक्शन इंडिकेटेड, तो हमें कैसे आइडिया होगा कि उसकी डायरेक्शन को कैसे इंडिकेट करें? तो नंबर 1 क्या कर दें, ऐड डायरेक्शनल एंगल, उसमें एंगल ऐड कर दें 60 डिग्री ईस्ट वेस्ट या कोई एंगल यूँ शो कर दें, या यूजिंग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन टू इंडिकेट द डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगने से भी उसकी डायरेक्शन जो है ना इंडिकेट हो जाती है। तो ये दो बेस्ट मेथड हैं टू इंडिकेट अ वेक्टर। इसके बाद 2.7 है, ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, विल इट्स वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म, क्या इसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी? गिव रीज़न, इसका अपने जवाब जो है ना विद रीज़न देना है। तो अब जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है उसकी कभी भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड ऑन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। इन सर्कुलर मोशन, हाँ अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें, स्पीड इज़ कांस्टेंट, तो उस वक्त जो स्पीड है, कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो स्पीड तो उसकी कांस्टेंट है, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है ना हर लम्हे चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, हर लम्हे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वहाँ पर वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जो क्वेश्चन 2.7 के बाद क्वेश्चन है 2.8 जो कि इस यूनिट का आखिरी सवाल है। सो डिस्कस करते हैं जी। इज़ इट पॉसिबल फॉर ऑब्जेक्ट टू हैव एक्सेलरेशन, क्या ये मुमकिन है कि एक ऑब्जेक्ट इसका एक्सेलरेशन हो व्हेन मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उसमें एक्सेलरेशन हो? ऐसा नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन होने के लिए वेलोसिटी का चेंज होना ज़रूरी है। तो लिहाजा क्या जवाब बनेगा, इट इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज एक्सेलरेशन रिक्वायर चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज होगी तो ही एक्सेलरेशन होगा। नेक्स्ट इसी का दूसरा पार्ट है कि कांस्टेंट स्पीड, कि क्या इज इट पॉसिबल फॉर ए बॉडी टू हैव एक्सेलरेशन व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट? हाँ, कांस्टेंट स्पीड में एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है। कैसे हो सकता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ना सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जो है ना वो ज़रूर होगा, लेकिन उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, सर्कल में मूव कर रहा है। तो ये थे आज का जो है ना हमारा वीडियो, और उम्मीद आपको समझ आ गए होंगे। बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।